नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की गणित का अध्याय 3 समझेंगे। इसके पहले वाला जो अध्याय था हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझा था, तो वो आपने एडग्रेड में लिख लिया। आज हम इसमें अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, ये हम इसको समझेंगे और अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को 2-4 बार देख भी लेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये जो गणित वाली सरकार चैनल है, यह चैनल पूरी कक्षा छठवीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक और जाके 10वीं तक की तैयारी करवाता है। जो बच्चे इस चैनल के जुड़ गए हैं वह बच्चे आगे जाके बहुत उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आज हम देखते हैं इसमें अध्याय 3 में, यदि मान लीजिए एक कक्षा में 8 बच्चे हैं, कितने 8 बच्चों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या समान हो। और इनको देखिए निम्नानुसार हम व्यवस्थित करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा खड़ा करना है, एक पंक्ति में एक बच्चा, एक लाइन में एक बच्चा, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। तो यहाँ इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 1 गुणित 8। अब देखिए पंक्ति पंक्ति यानी लाइन, लाइन यानी ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन। तो प्रत्येक पंक्ति में क्या किया इन्होंने, एक एक बच्चा, ऐसा ऐसा एक पंक्ति में एक बच्चा। तो ये पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां हैं, ठीक है ना। 8 पंक्तियां, एक ये लाइनें जो हैं 8 लाइनों में एक एक बच्चा खड़ा किया गया है, तो इसको 1 गुणित 8 लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसी प्रकार से समझिए कि प्रत्येक पंक्ति में 2 बच्चे खड़े हैं। अब देखिए एक पंक्ति में कितने खड़े कर दिया, ऐसे दो बच्चे, एक पंक्ति में 2 बच्चे, 2 बच्चे हो गए ना एक पंक्ति में। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुणित कितने, 1 2 3 4, तो 2 गुणित 4 बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक। प्रत्येक पंक्ति में 8 बच्चे, पंक्तियों की संख्या 1 है, ठीक है ना। प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े करना है, 8 बच्चे खड़े करना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं। ये है हमारे यहाँ पे देखें, प्रत्येक पंक्ति यहाँ पे दी गई है, प्रत्येक पंक्ति में 8 बच्चे। इस पंक्ति में देखिए कितने बच्चे खड़े किए गए, 8, है ना। वहाँ प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा, यहाँ प्रत्येक पंक्ति में 8 बच्चे। और कितनी पंक्तियाँ बनेगी, तो एक पंक्ति है मात्र, आगे कोई बच्चे खड़े नहीं हैं। एक पंक्ति में 8 बच्चे खड़े किए, यानी ये तो एक ही लाइन बनी, इस प्रकार की बनी ना। तो एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं, 8 बच्चे खड़े। ये लाइनें होती हैं, ठीक है। और ये कालम होते हैं, कालम, इसको कालम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कालम, पंक्ति नहीं है ये, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा, ये कालम है, सीधे होते हैं कालम, जैसे हमारे घर के कालम भरे जाते हैं ना, ये सीधे। और ये होती है लाइन या पंक्ति। प्रत्येक पंक्ति में 4 बच्चे, 4 गुणित, है ना, 4 गुणित पंक्तियों की संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइनें बनेंगी, पंक्तियों की संख्या 1 2, ठीक है ना, 2 लाइनें बन गई, तो ये हमारे पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे समझिए इन्हीं को इसी प्रकार से। यहाँ देखें संख्याएं दी गई हैं 1 से 11 तक की, इनके यहाँ पे गुणनखंड दिए गए हैं और गुणनखंडों की संख्या दी गई है कि प्रत्येक संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। 1 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1, 2 के गुणनखंड 1 और 2, ठीक है, यानी 2 गुणनखंड निकले। 3 के भी 2 गुणनखंड निकले। और इसी प्रकार 4 के, 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भी चला जाएगा। तो ये गुणनखंड हैं। तो इसके 3 गुणनखंड, 5 के 2 गुणनखंड, 6 के 4 गुणनखंड, कितने निकले 4, क्योंकि 6 में 1 का भाग तो जाएगा ही, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा और 6 का भाग भी चला जाएगा। 7 के 2 गुणनखंड, 8 के 4 गुणनखंड, 9 के 3 गुणनखंड मिले, 10 के भी कितने 4 गुणनखंड मिले और 11 के 2 गुणनखंड। तो इस प्रकार से गुणनखंडों की हमने यहाँ पे संख्या देखी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आइए एक उदाहरण से समझते हैं। 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 के गुणनखंड, 12 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा। फिर 12 में 2 का भाग, 2 6 12 होते हैं। 12 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौके 12। तो ये सभी गुणनखंड यहाँ से लेकर के 1 2 3, फिर यहाँ से 4 6 और 12, ये किसके गुणनखंड निकले, ये 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखिए इसी प्रकार से आ गई। अब यहाँ देखिए संख्या दी गई है 48 और 20। इन सभी संख्याओं के हमें गुणनखंड लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे 48 के दिए हैं यहाँ पे देखें, 1 2
3 का भाग जाएगा, 4 का, 6 का, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, ठीक है ना, और 16 का चला जाएगा, 24 का चला जाएगा और 48 का भी भाग चला जाएगा। तो ये सभी 48 के गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? 48 के गुणनखंड। चलिए 20 के निकालिए, 20 के 1, 2, 4, 5, 10, 20, ठीक है, ये हो जाएंगे क्योंकि इन सभी संख्याओं का 20 में भाग चला जाता है। इसी प्रकार से उदाहरण आगे देखें, उदाहरण 2 भी दिया गया है कि 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? देखिए, लघु माने होता है सबसे छोटा गुणज। गुणज क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है दुनिया या हमें पहाड़ा या गुणा करना, ठीक है ना। तो 6 के गुणज और 9 के गुणज इस प्रकार से निकालते जाते हैं हम। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंची 30, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 9 के गुणज, 9 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36 और आगे तक, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है? लघुत्तम समापवर्त, सबसे छोटा समापवर्त, समान अपवर्त। तो इसमें सबसे छोटी संख्या समान कौन सी आई है? तो देखिए 18 समान है ना। और आगे चलेंगे तो और भी हमें इसके समान मिल जाएंगे। 36 मिल गया। और आगे चलेंगे तो देखिए इसमें 54 है, 54 भी समान है। लेकिन हमें कौन सा गुणज लेना है? सबसे छोटा समान हो। ये देखिए 18, 18, तो यही इन संख्याओं का क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। बस इसको अच्छे तरीके से समझना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्त सबसे छोटा गुणज है ना। तो 12, 16, 18 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ 12 के, 16 के, 18 क्या लिखना पड़ेंगे? गुणज लिखना पड़ेंगे, यानी इन सब का हमें पहाड़ा लिखना होगा। 12 का पहाड़ा लिख लीजिए, 16 का और 18 का, यह हमने लिख दिया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, ऐसे लेकर के 144 तक लिख दिया। 16 के गुणज लिखे इसी प्रकार से 16 के, फिर 18 के गुणज लिख दिए। तो इसमें सबसे छोटा गुणज, आगे और भी संख्याएं होंगी निश्चित है और वह समान होंगी। तो इसमें सबसे छोटी, क्योंकि 3 दिए गए हैं तो तीनों में समान 144 आया है, इसीलिए इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त सार्वगुणज 144 है। तो इनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 144 होगा, ठीक है। चलिए आगे उदाहरण 3 दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा 18, 24 का महत्तम समापवर्त, महत्तम माने सबसे बड़ा समान अपवर्त ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ये अभाज्य गुणनखंड निकल आते हैं। 2 2 के भाग लगाते जाते, 3 3 का भाग लगाते जाते हैं। जिन संख्या को भाग देता है वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। 2 3 3 इनका हमने भाग दिया 18 में और यह भाग चला गया यहाँ पे। तो 18 के यह अभाज्य गुणनखंड 2 3 3 निकले। इसी प्रकार से 24 के निकाले तो 24 के 2 2 2 2 3 निकले। अब हमें क्या निकालना? महत्तम समापवर्त निकालना, जो दोनों में समान हो। तो दोनों में देखिए 2 है और दोनों में 3 भी है, एक 3 इसमें, एक 3 इसमें, तो 2 गुणित 3 महत्तम समापवर्त। अब ये सार्व या गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 2 गुणित 3 आ जाएगा, यानी बराबर में मिल जाएगा हमें 6, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी दिए गए हैं 16 और 28 का। हमें क्या निकालना? महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक में देखें तो 16 के अभाज्य गुणनखंड, 28 के अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि, जो हमारी लघुत्तम निकालने की गुणनखंड विधि है, उसको हम निकाल लेते हैं। 16 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 आएंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 24 के देखें तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 4 6 24, यहाँ 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। 4 6 24, ठीक है ना। सार में अभाज्य गुणनखंड देखें तो दोनों में 2 बस है, यहाँ और 2 है यहाँ, ठीक है। और 1 2 और है तो 1 2 और ले लेंगे। ऐसे 2 इसके समान अभाज्य गुणनखंड निकले जिसको सार्व अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। और बराबर में लिख देंगे हम इनको 2 गुणित 2, यानी महत्तम समापवर्तक कितना कहलाएगा? 4, ठीक है ना। चलिए आगे समझिए। यहाँ से देखिए दिए गए हैं प्रश्नों को पढ़ करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके लिखिए और सही घेरे को भी भरिए। यहाँ पे देखें तो निम्नलिखित में संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या 6 होगी यहाँ पे 2 गुणित 3 के हिसाब से, क्योंकि ये रेगुलर में 2 और 3 के जो गुणज हैं वही 6 प्राप्त होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता है। बाकी और भी उनके गुणज होते हैं, इसलिए 6 क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। और ये घेरे को हम भर देंगे। 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? तो 36 के गुणनखंडों की संख्या 9 निकलती है। कैसे निकालेंगे? 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा,
फिर इसके बाद 6 का भी चला जाएगा, 9 का जाएगा, है ना, 12 का चला जाएगा, 18 का और 36 का भाग। तो ये गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये संख्या कितनी हो जाती है, 9। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 9। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, जब हमने देखा कि आगे जो हमें एक सारणी दी गई है कक्षा 6वीं में, हम तो उसमें देख लीजिए गणित में दी गई है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। और यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे, यह भी यहाँ शर्त दी गई है। ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या लिखना है, 5-5 टॉफियाँ बांट रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 5 के पहाड़े में यदि हम 5-5 टॉफियाँ देंगे किसी को, तो 5 के पहाड़े में इकाई का अंक या तो 5 आना चाहिए या 5 दूनी 10 यानी 0 आना चाहिए। तो या तो 5 होगा या 0 होगा, इसमें 5 कहीं नहीं दिया है तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई टॉफियाँ शेष नहीं बचेंगी। अगला प्रश्न देखें, इसमें दिया गया है कि एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित किए गए हैं। इन मकानों की संख्या बताएं जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हैं। ऐसी संख्या हो जाएगी 6। ठीक है ना, क्योंकि 1 से लेकर के कितने 20 तक नंबर अंकित किए गए हैं। हमें मकानों की संख्या बताना थी कि मकानों की संख्या जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या 18 दी गई है, 18 के गुणनखंड वाली पूछे तो 18 के गुणनखंड, 18 में 1 का भाग जाएगा, 18 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और इसके बाद 6 का भाग चला जाएगा और 9 का भाग चला जाएगा और 18 का जाएगा ही। तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6। तो 18 के जो गुणनखंड वाला नंबर है वह होगा कौन सा, 6। ठीक, इस प्रकार से हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 7 का हमें पहाड़ा 5 बार पढ़ देना है इस प्रकार से, और ये हमने 7 के क्या लिख दीजिए, 5 गुणज लिख दिए। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया था, इसमें दिया है कि एक दूध वाले जो होता है दो घरों में क्रमशः 1 सही 1/2 यानी 1.5 लीटर तथा 2 सही 1/2 2.5 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस पैमाने का प्रयोग करें कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन से दूध माप कर दे सके। तो देखिए 1 सही 1/2 यानी 2 एकम 2 धन 1 यानी यहाँ हमने देखिए गुणा करके लिख दिया, 1 × 2 धन 1/2 यानी 3/2। 3/2 पहली संख्या आ जाएगी, इतना दूध देता है वह पहले घर में। दूसरे में 2 सही 1/2 यानी 2 × 2 धन 1, 2 दूनी 4 और 5/2, ये एक संख्या ये आ जाएगी। हमें अब क्या करना है, इनका लघुत्तम महत्तम दोनों निकालेंगे। तो यहाँ 3/2 5/2 में से 3 और 5 का महत्तम निकालेंगे, अंश वाली संख्या को महत्तम और नीचे वाली संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम। तो 3 और 5 का महत्तम समावर्तक जो होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, तो अंश में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और 2 और 2 का लघुत्तम समावर्तक 2 ही होता है। तो यहाँ वह जो है यहाँ बटे में 2 मिलेंगे, तो बड़े से बड़े वह बर्तन जो है 1/2 लीटर का यानी आधे लीटर का उपयोग करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ दिया गया 24 के गुणनखंड लिखिए। तो 24 के गुणनखंड देखिए, 24 एकम 24, फिर 2 बारम 24, 3 आठे 24, 4 छः 24, यहाँ 24 लिखते हुए तो 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पे लिख देंगे। 9वां प्रश्न देखें, यहाँ पे 9वां प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया है कि 3 बिस्कुट को ब्रांड XYZ के पैकेटों को क्रमशः इस प्रकार से 12 15 और 21 बिस्कुट हैं और कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। इसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो देखिए समान संख्या में तीनों प्रकार के जो बिस्कुट खरीदेंगे वो उन्होंने बताया कि 12 15 21 हैं, तो 12 15 21 का लघुत्तम समावर्त निकालना होगा। तो यहाँ इनका लघुत्तम समावर्तक 12 15 24 का 2 का 2 का यानी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस प्रकार से और फिर लिख देंगे इनका लघुत्तम समावर्तक 2 × 2 × 3 ×
5 गुणित 7 बराबर 420 है। बस वह जो है प्रत्येक तीनों प्रकार के बिस्कुट 420 खरीदना चाहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखें तो अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप इन सभी प्रश्नों को वीडियो प्ले करके देखते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सीधे एड ग्रेड बुक में भर लिया फिर उसको नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न को समझना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तो इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10 कि किसी हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः यहाँ पे दी गई है। लंबाई दी है 1125 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और ऊंचाई दी गई 375 सेंटीमीटर है। ऐसे सबसे बड़े लंबे फीता या टेप को ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। तो पूरा मापने के लिए हम इसका लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर देते हैं तीनों संख्याओं का। तो देखें यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है। ठीक है ना। तो 3 से शुरू करेंगे, 3 का भाग चला जाएगा, फिर 5 का चला जाएगा, 5 का फिर चला जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद अब भाग नहीं जाएगा। ऐसी संख्या का भाग देना पड़ता है इसमें जब हम लघुत्तम समावर्तक के तीनों में जाना चाहिए। तो इसका महत्तम समावर्तक हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से अतः महत्तम समावर्तक बराबर 3 गुणित 5 गुणित 5 यानी 75। वह किस प्रकार के फीते का उपयोग करेगा, वह 75 सेंटीमीटर वाले फीते का प्रयोग करेगा जिससे यह सभी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापी जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, इसमें दिया गया है कि एक ग्राहक है। ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों का प्रयोग करता है। वह दे रहा है 5 के और 10 के। तो 5 और 10 रुपये के नोटों की संख्या यहाँ पे लिखिए। तो देखिए भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है ना। तो 5 रुपये के उसने 4 नोट दिए, 10 रुपये के 6 नोट दिए। तो 5 रुपये के 4 होंगे तो 20 हो जाएगा और 6 रुपये के 10 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो 100 रुपये दे देगा। ठीक है ना। तो इनके उत्तर बहुत से होंगे, आप जैसे भी देना चाहें वही बिल्कुल सही होगा। पहले 5 की संख्या गिनती कर लें कि 5 के हमें क्या देना है, कितने रुपये देना है। तो इस प्रकार से नोटों की संख्या उसकी आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न 12 में दिया गया था कि संख्या 17, 71 अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल अभाज्य हैं ये। दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग में लिखना, यानी ऐसे और जोड़े हैं क्या, कैसे 17, 71। यानी अब देखिए 17 है और यहाँ 71 है, माने 7 को इस तरफ किया, 1 को इस तरफ किया तो 71 बन गया। ऐसी क्या और संख्या है साथ में, तो हाँ लिख देंगे। हाँ ऐसी अभाज्य संख्याओं के युग में हैं, जैसे 13, 31, 37, 73, 79, 97। ऐसे जोड़े हैं कि इनको हम बदल देते हैं तो वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है और उसमें दिया गया था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 30 से भाग दें। क्या 12 से 18 से 30 से भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में 7 शेष रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 12, 18 और 30 का लघुत्तम समावर्त निकाल लेंगे जिसमें 12, 18 और 30 का भाग जाएगा, ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे और फिर 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक। चलिए तो हमने 12, 18, 30 के ये यहाँ पे देखिए, ये हमने लघुत्तम समावर्तक के लिए गुणनखंड निकाल लिया, बाजू गुणनखंड है। और यहाँ लिख देंगे कि इनका लघुत्तम समावर्तक 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 5 होगा। तो बराबर 180 आ गया। 180 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 187। अब 187 में 12 का भाग लगाएं, 7 शेष बचेगा। 18 का भाग लगाएंगे, 7 शेष बचेगा। 36, 30 का भाग लगाएंगे तब भी हमारा 7 शेष बचेगा। ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया था कि दैनिक जीवन से संबंधित लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्तक का एक एक उदाहरण दीजिए और दोनों के बीच अंतर भी बताइए। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में यानी जब भी हम इस प्रकार की संख्याओं का उपयोग करते हैं तो वह सबसे छोटा मान होता है जो दोनों संख्याओं से विभाजित होता है, जबकि महत्तम समावर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों के समान होता है। बस ये इतनी दोनों की परिभाषा के रूप में यही अंतर स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न 15 देखें तो 15 में दिया गया था कि किन्हीं 3 ऐसी संख्याओं के एक लघुत्तम समावर्तक से संबंधित प्रश्न बनाइए जिसके लघुत्तम समावर्त
में तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ऐसे प्रश्न बनाना आपको लघुत्तम समावर्त के। तो देखिए यहाँ पे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्न बना दिया कि जो 6 और 8 और 12 से भाग दें तो कितना बचे, शेष 3 बचे। तो 6 8 12 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे, 24 है, 24 में 3 जोड़ देंगे, उत्तर बराबर आ जाएगा 27। हल भी करके आपको बता देना, ठीक है। तो यह हो जाता है प्रश्न 15वां। एक से लगा करके ये जितने 15 प्रश्न दिए गए थे वह सभी प्रश्न आपने समझ दिए हैं। बस ये 15वां हमारा आखिरी प्रश्न था। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि पसंद आई है तो बिल्कुल आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाएं, ठीक है ना। और यदि आप इसी प्रकार से आगे देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल से सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, तो आगे आपको जो है और भी इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।